हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे और स्टडी भी साथ में कर रहे होंगे। बात करूं मैं इस पर्टिकुलर क्लास की, तो इस क्लास में मैं आपके स्टैटिक्स जो कि इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स है, सेम 4, उसमें यूनिट नंबर 4, जैसा मैंने सिलेबस डिस्कस किया था कि आपसे कहा था कि यूनिट नंबर 4 स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर सबसे पहले आप यूनिट 4 करवा दीजिए। तो चलिए इस क्लास में ऑफिशियली आपके यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 4, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग। मतलब इस यूनिट में पता नहीं ऐसा तो क्या है कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बाकियों के कंपेयर में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको कैलकुलेट ना कर पाओ। कुछ थियरीज दिए, पहले ही आपका सिलेबस है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ दिया है तो इस व्यू पॉइंट से भी रीड करेंगे हम। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल टेक्निक्स, मीनिंग ऑफ सिंगल सैम्पलिंग प्लान जिसे एसएसपी बोल देते हो आप, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल जिसे एक्यूएल बोल देते हो आप, लॉट टॉरेंस प्रोपोर्शंस डिफेक्टिव्स, एल टी डी पी डी। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्ट, फिर मत कहिएगा। प्रोडक्ट रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, करो उसी जिसे करो कहते हो आप, एवरेज सैम्पलिंग नंबर यानी एएसएन, और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी यानी एओक्यू, और ये सैंपल ई है। तो इतना ही सिलेबस है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कितना सारा है, काफी आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम छोटे छोटे से टॉपिक है, कुछ फॉर्मूलास है वो आपको याद रखनी होगी, सीधी सी बात है। स्टैटिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला तो याद रखनी ही पड़ेगी, उसके सिवाय कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। तो स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग से। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, सबसे पहले नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स। तो क्या इसका मीनिंग होता है, थोड़ा सा वर्ड पे फोकस करिए कि प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक यानी क्या, मेथड हो गई, टेक्निक्स यानी क्या, मेथड। तो मेथड को तो फिलहाल साइड में हटा दीजिए, ठीक, टेक्निक्स को साइड में हटा दीजिए। बात हो रही है यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोल की। तो प्रोडक्ट कंट्रोल करने से क्या होगा, सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट कंट्रोल करने से क्या होगा। आप ही सोचिए कि अगर हम कोई चीज बनाएंगे, अगर उसमें से ज्यादा बेकार वेस्टेज होगा, ज्यादा चीजें बिगड़ेगी, तो अल्टीमेट नुकसान किसका है, अल्टीमेट नुकसान तो आपका या हमारा ही है। सपोज हम कोई काम ही कर ले छोटा सा, कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते, गर्ल्स जो वेजिटेबल्स कटिंग करती है रसोई घर में। अब सोचिए ज्यादा वेजिटेबल्स कट हो गई, राइट, 5 या 6 मेंबर्स के लिए खाना बनाना है, तो अल्टीमेट क्या हुआ, वहाँ नुकसान ही हो गया ना, कि बनाना 4-5 का था, वेजिटेबल कट्स किए 9-10 लोगों के लिए, तो ये क्या फिर अब बेकार ही हो गया। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर चीज वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रकार से खाना बनाने के लिए वेजिटेबल कट हो रहा है, बट मैं प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट कंट्रोल करना भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि फिर जैसा तैसा आपने उसको बनाना शुरू कर दिया और फिर चालू पड़ गए। थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। मेथड यूज टू चेक एंड कंट्रोल दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन सो डिफेक्टिव आइटम्स आर रिड्यूस। क्या कहा मैंने आपसे कि इस मेथड को क्यों यूज किया जाता है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स, तब आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो डिफेक्टिव डिफेक्टिव यानी बिगड़े हुए आइटम्स को कम करने के लिए, रिड्यूस लिखा है ना, एंड क्वालिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो आपकी क्वालिटी है उसको एकदम कांस्टेंट यानी एकदम बराबर रखने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हो। तो कहने का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा कम हो सके उतना आप इसको रिड्यूस करिए डिफेक्टिव आइटम्स को, और अपने क्वालिटी को क्या करके रखिए, मेंटेन करके रखिए। यही इसका सिंपल मीनिंग है। और यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स आर स्टैटिकल मेथड। तो ये एक स्टैटिकल मेथड है, यूज टू इंस्पेक्ट प्रोडक्शन एंड इंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो कहने का यही मतलब है कि ऐसी मेथड है जो कि एक
पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इस मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल कैन थस बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस क्वालिटी कंट्रोल को डिवाइड करने के लिए तो दो पार्ट है। आइए, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल यानी क्या, प्रोसेस यानी प्रक्रिया जो चल रही है। कंट्रोल व्हेन द प्रोडक्शन प्रोड्यूस इज गोइंग ऑन, इट्स कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल। अब प्रोसेस कंट्रोल यानी क्या, जब प्रोडक्शन आपका क्या चल रहा है तो उस चालू प्रोडक्शन के अंदर जो चीजों को कंट्रोल करोगे उसी को प्रोडक्शन कंट्रोल बोल दोगे आप, यानी प्रोसेस कंट्रोल बोल दोगे। और प्रोडक्ट कंट्रोल यानी क्या, कंट्रोल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी आपका जो प्रोडक्ट बन गया है उसके बाद जो चीजों को कंट्रोल करना होता है उसी को प्रोडक्ट कंट्रोल कह देते हो। आई होप कि दोनों मीनिंग क्लियर हुआ होगा, प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल। ऐसा कुछ है भी नहीं, काफी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स के, तो देखिए इंस्पेक्शन से सबसे पहले क्या चीज है कि चीजों को क्या करिए आप, चेक करिए और उसमें से जो डिफेक्टिव आइटम है उसको फाइंड आउट करिए। देखा लिखा है नहीं यहाँ पर, चेकिंग प्रोडक्ट्स टू फाइंड डिफेक्टिव आइटम्स, की प्रोडक्ट को चेक करिए और उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स है उसको क्या करिए, फाइंड आउट करिए। नंबर 2 है सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस। अब कई बार सैम्पलिंग यानी क्या, 10 चीजें उसमें से एक ले लिया, यानी 100 चीजें उसमें से 5 ले लिए। सीधी सी बात है, सैंपल ले लिया, उस सैंपल को चेक किया, उसके बेस पर ही क्या कह दिया कि नहीं नहीं सारे आइटम तो आपके सही है। जैसे हम ही वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, सैंपल के लिए एक दो कुछ होकर देखते हैं, नहीं फ्रेश है, सही है। अब क्या सारी आपको वो छूने देगा, एक एक करके आप नहीं, जितनी लेनी है 1 किलो तक, 1 केजी तक लेनी है, अब सारी अब एक एक को आप उसको बीन बीन कर लीजिए, भगा देगा वो लारी वाला या दुकान वाला, चलो जाओ यहाँ से, नहीं देना है मुझे आपको। तो ये बात हो गई सिंपल। कंट्रोल चार्ट्स। अब देखिए कंट्रोल चार्ट, काफी स्टैटिक्स में आपको चार्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि ये काफी बेटर तरीके से आपको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डेटा को एक्यूरेट बताते हैं, तो इसका भी यूज किया जाता है। एंड नंबर 4 एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग, यानी डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट बैच बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट। यानी कहने का ये मतलब है कि आप सैंपल लोगे, उसी सैंपल पे जज कर लोगे पूरे ग्रुप को, राइट। आप क्या करोगे, 100 में से 5-6 को सैंपल ले लिया, उसको चेक करोगे, अगर आपको वो चीजें सही लगी तो ही आप कहोगे कि ये पूरा लॉट या ग्रुप सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें डाउट है, थोड़ा सा भी, तो फिर आप पूरे इस ग्रुप को ही रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये चीजें ही बेकार है। इसी को सैंपलिंग बोलते हैं कि सैंपल के बेस पर चीजों को क्या करना, आपका जो कंक्लूजन निकालना, रिजल्ट निकालना, उसी के बेस पर। तो काफी सिंपल पॉइंट्स है, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी इस बात को समझने में। अब देखिए एडवांटेजेस यहाँ लिख रखे हैं मैंने, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसी के बेस पर एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव ही तो करना है, जितनी अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उतना फायदा होगा। नंबर 2 रिड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। डिफेक्टिव यानी बिगड़ी हुई चीजें, तो उसको रिड्यूस यानी कम करना, तो सीधी सी बात है फायदा ही होगा। डिफेक्टिव आइटम्स को कम करेंगे तो हम एडवांटेजेस हो गया। एंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी चीजों को क्या करना, मेंटेन करके रखना उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी को। हर चीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सीधी सी बात है, जब चीजें आपकी सही होगी तभी कस्टमर उसको क्या करेंगे, सही से समझेंगे। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। सीधी सी बात है, जब आप इतनी चीजें मेंटेन करोगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो कम होगा ही। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए वेस्टेज पे आपने कंट्रोल किया है, इसलिए आपको फायदा होगा अल्टीमेट। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप अपना डिसीजन लेने के लिए क्या हो गए, एकदम स्पष्ट यानी क्लियर होगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको डिसीजन लेना है। और इंक्रीज इफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता जो है उसको भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। મને એવું નથી લાગતું કે તમને આ સમજવામાં થોડી પણ કંઈક તકલીફ હશે, એકદમ સિમ્પલ અને સરળ ભાષામાં મેં વર્ણન કર્યું છે, તો લાગતું નથી કે તમને અહીંયા थोड़ी पण कोई भी बातनी समस्या हसे। तो सिंपल, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, काफी आसान टॉपिक है, ऐसा भी है नहीं कि आपको ज्यादा डिफिकल्टी हो। यस, पॉइंट नंबर 2 है मीनिंग की बात करें ऑफ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, एसएसपी जिसे कहते हैं। फुल फॉर्म देखिए, याद कर लीजिएगा, પછી એમ ના કહેતા કે સાહેબ તમે કીધેલું ને અમે ધ્યાન ના આપ્યું।
શોર્ટ ફોર્મમાં ફૂલ ફોર્મ તમને એમસીક્યુમાં પૂછાઈ જશે, પછી ના કહેતા कि सर આ तो आई गયું ना मैं વાંચ્યું જ નહોતું। तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा फोकस करिएगा फुल फॉर्म पे भी। समझते हैं क्या ये? इन अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेशंस और रिजेक्शन, वही चीजें जो मैंने आपको बताया। 100 चीज है, राइट। ये क्या हो गया आपका? पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन यानी वही लॉट समझ लीजिए। उसमें से आपने 5 सैंपल ले लिए, सिंपल। इस 5 सैंपल पर आपने जो भी टेस्ट किया और इस टेस्ट के बेस पर आपने जो भी अपना रिजल्ट निकाला, रिजल्ट तो नहीं यानी कंक्लूजन निकाला, उसी के बेस पर आप ये डिसीजन दोगे कि ये जो 100 का लॉट है ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल। सिंपल, वही बात लिखी गई है यहाँ। इन अ सिंगल सैंपल प्लान टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ लॉट इज डिनोटेड बाय एन। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं। तो टोटल लॉट यानी टोटल पॉपुलेशन हो तो उसको आप कैपिटल एन से डिनोट करोगे। सो सिंपल, सो इजी। अ रैंडम सैंपल ऑफ यूनिट इज टेकन फ्रॉम ईच एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। और इसी लॉट या पॉपुलेशन में से आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे सैंपल को, उसको आप स्मॉल एन से डिनोट करोगे। सिंपल, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ऑल द यूनिट्स ऑफ सैंपल आर इंस्पेक्टेड एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव unit is found out and it is denoted by D। तो डिफेक्टिव यूनिट को आप स्मॉल d से डिनोट करोगे। तो ये सारी चीजें आप कॉपी में लिखते जाइएगा, अभी नहीं, पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। जब नोट्स बनानी होगी आपको ये नोट्स मैं कहाँ दूंगा? टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे नोट्स नहीं मिलती है, इंस्टाग्राम पर क्या एक्चुअली मैं आपको सारी अपडेट में देता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक, ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ आपको पीडीएफ मिलती रहेगी हर यूनिट की। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करता हूँ, मैं आफ्टर लेक्चर या लेसन के बाद, वीडियो के बाद शेयर कर देता हूँ। और अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। तो कहने का यही मतलब है कि इफेक्टिव आइटम को आप स्मॉल डी से डिनोट करोगे। सिंपल। अब देखिए, कंपेयर करना है आपको एक्सेप्टेशन नंबर डिसाइडेड इन एडवांस एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। तो एक्सेप्टेशन नंबर जो है उसको आप किससे डिनोट करोगे? सी से। अब यही दोनों को कंपेयर करना है, यानी डिफेक्टिव आइटम और एक एक्सेप्टेशन नंबर को। देखो यहाँ लिखा है ना, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट डी, डिफेक्टिव यूनिट स्मॉल डी लिखा है, सैंपल इज अ लेस देन और इक्वल एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग सी, द लॉट इज एक्सेप्टेड। कहने का मतलब ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिनोट किया है। डी यानी व्हाट? डिफेक्टिव आइटम लेस देन इज इक्वल टू, यस देखिए मैंने यहाँ उसकी निशानी बनाई है, सी से। सो लॉट इज एक्सेप्टेड यानी ग्रीन टिक दे दिया। कहने का ये मतलब है कि आपका जो डिफेक्टिव आइटम जो सैंपल है वो कम है या उसके बराबर है किससे? एक्सेप्टेबल नंबर से, यानी उसको सी से आप डिनोट करोगे तो फिर ये लॉट एक्सेप्टेबल है। यही उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मोर देन होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका डी आया कितना? 3 और एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग 2 है, तो फिर ये इस केस में क्या हो जाएगा? ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल। आगे एग्जाम्पल भी है, आपको सब समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ चारों चीजों को कैसे डिनोट करते हैं आई होप कि वो तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, तो देख लीजिए वही है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन, स्मॉल एन यानी उसी पॉपुलेशन में से लिया गया सैंपल, और सी यानी एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग आर 3 पैरामीटर्स। तो यही 3 पैरामीटर्स हो गए। अ सिंगल सैंपल प्लान देयर फॉर ब सिम्बॉलिक डिनोटेड बाय, वही कैपिटल एन स्मॉल एन एंड सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें याद हो चुका है। अब ये इलस्ट्रेशन है, इफ एन इज इक्वल टू 1000, कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन या लॉट दिया गया है आपको 1000 का, उसमें से आपने 100 एन ले लिए यानी सैंपल 100 ले लिए। एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग आपकी कितनी हो गई है? 3 है यहाँ। प्लान कैन बी रिप्रेजेंट एज 1000 100 एंट्री, ठीक है वो कोई बात नहीं।
हमें क्या देखना था, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो चीज़ें। अब देखिए इस चीज़ को ही आप क्या करोगे, कहाँ लिखा है, हाँ, the number of defective units is sample is 3 or less than 3 acceptation lot and if more than 3 is rejectable। यानी वही कहने का मतलब है कि अगर 3 या 3 से कम है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वही बात है। Single sampling plan acceptations और rejections of a lot is taken on the basis of single sample। तो ये सिंगल सैंपल के बेसिस पर ही क्या करोगे, आप इसको डिसाइड करोगे। समटाइम्स कभी कभी टू सैंपल्स आर टेकन टू डिसाइड अबाउट एक्सेप्टेशंस और रिजेक्शन ऑफ अ लॉट। तो कभी कभी एक नहीं, आप दो सैंपल ले लेते हो उस लॉट को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। सिंपल, एक से मन नहीं भरता है तो हम दो सैंपल को ले लेते हैं, वही बात लिखी गई है। This process of taking decision for accepting or rejecting the lot based of two sample is known as double sampling plan। तो इसी को डबल सैम्पलिंग प्लान बोल दोगे। थ्री होगा तो उसे ट्रिपल सैम्पलिंग या मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान बोल दोगे। सो सिंपल, कुछ खास है नहीं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर तो हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, पॉइंट नंबर 3 है एक्सेप्टेशन क्वालिटी लेवल, AQL। पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एक्सेप्टेशन क्वालिटी लेवल, जिसको आप डिनोट करते हो P1 से। सिंपल, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, P1 से। इट इज मैक्सिमम नंबर और परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम that is considered acceptable in sampling during the inspections। If all inspections a sample from a lot of product, AQL tells so many defective items are allowed for lot of still accepted। अब ये चीज कैसे समझाऊं मैं आपको, तो शायद बॉयज तो इसको जल्दी से समझ जाएंगे, गर्ल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता। पर देखिए, हम टाइल्स जब लेने जाते हैं, टाइल्स सिंपल जो घर में लगती है, आपके किचन में लगी हुई होती है, वॉशरूम में जो टाइल्स लगी होती है, उसमें उसे आप लेने जब जाओगे ना, तो वहां से देखिएगा हमेशा जो सेलर होगा ना वो आपसे कहेगा कि देखिए टाइल्स आप ले रहे हो, लेकिन इतनी सारी, मान लीजिए कितनी भी पेटी लो टाइल्स की, वहां ना वो कहेगा 2 to 5% डिफेक्टिव हो सकती है, यानी टूटी हुई टाइल्सें आ सकती है। 2 to 5%, सपोज हम यहाँ 5% ले लेते हैं। अब वो सेलर कह भी रहा है और इस चीज को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अब आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो और वो सेलर क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में इसका यूज जो होने वाला है, राइट, जब लेबर इसका यूज करेगा, जब कारीगर यूज करेगा, तो कटिंग जब होगी ना, तो वो वेस्टेज जो है ना कटिंग में, मान लीजिए कहीं कॉर्नर पर तो कटिंग आएगी ही अल्टीमेट घूमकर, तो वो वेस्टेज जो होता है वो कटिंग में आपके चला जाता है। तो सेलर पहले से आपको बता रहा है और आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। ये तो एक्सेप्ट वाला केस हो गया। लेकिन वही समझ लीजिए आपने पूरी ली और पेटी 2-3 क्रैक आ गई, पूरी डैमेज आ गई, तो फिर आप उसके सामने शर्त भी रखोगे कि देखिए सर जी, अगर ज़्यादा डिफेक्टिव आ गई तो फिर हम इसको रिटर्न भी कर देंगे और सेलर मना भी नहीं करेगा। अगर पूरी बॉक्स से ही डैमेज आती है, पूरी पेटी की पेटी 2-3 निकल गई मान लीजिए, तो वो सेलर रिटर्न भी ले लेता है, वो मना भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कहेगा कि वीडियो बताइए बताइए, ये बातों से ही, ईमानदारी से ये बिजनेस चलता है। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस चीज को समझने के लिए। आई होप कि आप इसको जरूर क्लियर कर पाए होंगे। देखिए वहीं वहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है, सपोज AQL यानी P1 इज इक्वल टू 3%। तो सीधी सी बात है, 3% या उससे लेस होगा तो लॉट को एक्सेप्ट किया जाएगा। वही डिफेक्टिव मोर देन 3 नंबर, तो फिर लॉट को क्या, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल, मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी। नंबर 4 है लॉट टॉरेंस प्रपोर्शंस डिफेक्टिव। पहले तो फुल फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, LTPD का। सिमिलर, सेम उसी की तरह बात करें, इफ प्रपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इन अ लॉट इज अ मोर देन पर्टिकुलर लेवल ऑफ लॉट मे बी रिगार्ड एज अ inferior quality or consumer will not be
प्रिपेयर फॉर टू परचेज इट। यानी इसी की अगर बात करें तो देखिए, इसी की कंपेयर में अगर एग्जांपल के हम ले तो ये 7% हो गया डिफेक्टिव आइटम 3 से, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, रिजेक्ट कर दोगे। दिस प्रपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इज डिनोटेड बाय P2। तो इसी चीज को आप P2 से डिनोट करोगे। इफ प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इन अ लॉट P2 इज मोर देन दैट, द लॉट में बी रिगार्ड ऑफ बैड क्वालिटी एंड शुड बी रिजेक्टेड। वही चीज मैंने आपसे कही कि अगर वो ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज वो ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में तो आप इसको क्या करोगे? सीधी सी बात है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे और आप क्या कहोगे? पुअर क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट ही आपकी बेकार है। सिंपल वही चीज़ लिखा है, देख लीजिए यहाँ इसका फुल फॉर्म है और इसको डिनोटेड पी से करते हो और वही यहाँ 7% है या उससे ज़्यादा हो तो फिर आप इसको क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। है ना, एकदम सिंपल। तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा डिनोट करने वाली चीज़ों को आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर है यहाँ नंबर 5, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ों को समझने का मैं यही मानता हूँ कि हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं या डिफरेंस से ही चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ एक डिफरेंस के थ्रू समझाऊंगा तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। प्रोड्यूसर रिस्क को आप अल्फा से डिनोट कर दोगे, राइट? प्रोड्यूसर रिस्क को आप अल्फा से डिनोट करोगे और कंज्यूमर रिस्क को आप बीटा से डिनोट करोगे। ये पहली चीजें आप याद कर लीजिएगा। प्रोड्यूसर रिस्क यानी क्या? टाइप 1 एरर इसको कहा जाएगा एंड कंज्यूमर रिस्क को टाइप 2 एरर कहा जाएगा। अब ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है, ये अलग टॉपिक हो गया, फिलहाल आप इसको जान सकते हो। यानी कहने का यही मतलब है कि देखिए, probability of rejected a good quality lot। टाइप 1 एरर ये कहता है कि चीजों को रिजेक्ट कर दिया, अच्छी होने के बावजूद भी चीजों को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसी संभावना होती है, तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड अ बैड लॉट ऑफ क्वालिटी, यानी खराब होने के बाद भी आपने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, इसी को आप टाइप 2 एरर कहते हो। बस यहाँ तो फिलहाल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, लिखा हुआ भी है। लॉस इज मैनली टू प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो किसका होगा? जो प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूसर का होगा या फिर जो मैन्युफैक्चर करेगा उसका होगा। और कंज्यूमर में बात करें तो लॉस इज मेनली टू द कंज्यूमर और कस्टमर। तो जो कंज्यूमर होगा और जो कस्टमर होगा उसका होगा लॉस। कंज्यूमर की रिस्क की बात करें तो occurs when inspections wrongly reject acceptable प्रोडक्ट। अगर आपने चीज़ों को क्या किया, जैसे पसंद किया, मेरी एग्जांपल ले लीजिए, मैं वेजिटेबल लेने जाता हूँ, पता तो कुछ चलता है नहीं, भैया से कह देता हूँ सब्जी वाले से, एक काम करिए 1 किलो या आधा किलो जो भी है इस बैग में डाल दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो उतनी चॉइस करने तो आती नहीं है, बैगन हो गया, गोभी हो गई, जो भी हो गया वो अपने अकॉर्डिंग डाल देता है और घर पे फिर मम्मी मुझे डांटती है। अब ये क्यों? क्योंकि मुझे चॉइस करना तो आया नहीं, उनके भरोसे मैंने ले लिया और फिर मैं अगले दिन उनको जाके डांटता हूँ कि आपने कैसी चीजें दे दी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पसंद तो हम कर लेते हैं लेकिन वो चीजें एक्चुअली में बेकार होती है, तो उसको टाइप 1 एरर कहेंगे और उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। यही उसका अपोजिट कर लीजिए कि कई बार क्या होता है, देखिए, इन्फेक्शन लगाते हो रॉन्गली एक्सेप्टेड डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सिंपल, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है लेकिन आप गलत चीजों को क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो, इसको डिनोट करोगे आप बीटा से। अब यहाँ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। अल्फा की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी ए। अब पी ए का मतलब क्या? तो वही लिखा है मैंने, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस, और यहाँ बीटा इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस। तो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या रहा सर? डिफरेंस बहुत बड़ा है, देख लीजिए आप अपनी आंखों से। अल्फा में जो होगा उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन होगा, 1 में से आप उसको माइनस करोगे और यहाँ उसी को प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशन को ही बीटा बोल दोगे। तो है ना ये दो डिफरेंस। तो आई होप कि चार्ट से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपकी बुक में भी शायद ये चार्ट अच्छे से दिया है। तो ये प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क था।
दैट्स इनफ है थियरी। अब जो चीजें होंगी ना वो आपको थोड़ी सी याद करने वाली चीजें आएंगी। याद करने वाली यानी क्या, फॉर्मूलाज, और आप सम को कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीजें। तो देख लीजिए, सबसे पहले ASN की बात करूं यानी एवरेज सैंपल नंबर की बात करूं तो इसको भी आप स्मॉल n से ही डिनोट करोगे। AOQ की बात करूं, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, इसे अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पहले तो देखिए P और ये डैश है, राइट। P और ऊपर से ऐसे डैश कर दोगे तो P डैश इंटू PA कर दोगे, सिंपल। अब P डैश यानी क्या, तो डिफेक्टिव फ्रैक्शंस आप इसको डिनोट करोगे। P डैश को ही आप डिफेक्टिव फ्रैक्शन बोलोगे। और P ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AOQ मिल जाएगा, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। सिंपल ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। वहीं ATI की बात करें, एवरेज टोटल इंक्वायरी की, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो ATI इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, सॉरी, प्लस इन ब्रैकेट कैपिटल N माइनस स्मॉल n, फिर ये डॉट यानी क्या है, मल्टीप्लाई है, इन ब्रैकेट 1 माइनस PA। अब ये 1 माइनस PA यानी क्या, तो टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर यानी क्या, प्रोड्यूसर का रिस्क, अभी तो आपको समझाया था, प्रोड्यूसर रिस्क, राइट। और इसको किससे डिनोट करोगे, अल्फा से, और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस PA। तो देखा आप कैसी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि कौन सी चीजों को कैसे डिनोट करोगे ये भी आपको याद रखना है, नहीं तो फिर परेशानी में आ जाओगे आप। एन यानी क्या, कैपिटल N यानी पॉपुलेशन, स्मॉल यानी क्या, उसी पॉपुलेशन में से लिया गया सैंपल, है ना, एकदम सिंपल। अब देखिए यहाँ, अब आपको एक चीज याद रखनी है, ई ऊपर ये लिखा है मैंने, ई डैश, ई डैश नहीं है, ई माइनस 0.5, राइट। अब इसके इजिकल टू क्या होगा, तो 0.60 और 65, ये अब आपको याद ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जो नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, तो अगर ये नंबर याद है तो आप मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर में लिखकर, मल्टीप्लाई करके फिर आप इजिकल टू प्रेस कर दीजिए, तो आपको नेक्स्ट जो नंबर चाहिए होगा ना वो मिलते जाएगा, फिर आपको प्रेस करते जाना है, तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल जाएगा। जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तब आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट आप ये याद रख लीजिएगा, ई उसके ऊपर ये माइनस 0.5 है, उसके इजिकल टू वैल्यू कितनी है, 0.60 और 65। अभी MCQ में आ भी सकता है, और क्वेश्चन में तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए कहा है रिमेंबर फॉर नेक्स्ट, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, एंड ये इजिकल टू है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा जब सम हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस यानी PA फॉर अ गिविंग फ्रैक्शन डिफेक्टिव यानी P डैश, when n is a when n is given very large at that time we use पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का यही मतलब है कि जब आपको n तो दिया है, n यानी क्या, पॉपुलेशन तो दिया है सम के अंदर, लेकिन वो पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करोगे। और उसके लिए यहाँ एक मैंने प्यारी सी फॉर्मूला लिखी है, जो कि आपकी बुक की फॉर्मूला है, और ऑफिशियली यही फॉर्मूला है, और कोई है भी नहीं। तो देख लीजिए यहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है, तो P ऑफ D इज इक्वल टू वॉट, E का पावर है माइनस N इंटू P डैश, और फिर ये डॉट नहीं है, डॉट यानी ये मल्टीप्लिकेशन है, इन ब्रैकेट P इन N इंटू P डैश का होल स्क्वायर, या फिर उसका पावर कह सकते हो D, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, ये D और इसको फ्रैक्शन बोल दोगे। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने हाउ टू रीड इट यही चीजें यहाँ समझाई है। तो देखिए इसको रीड क्या करोगे, तो ये देखिए PD यानी क्या, P ऑफ D इसको बोलोगे। अब ये देखिए ये इस चीज को आप कैसे रीड करोगे, तो देखिए E टू द पावर यानी E का पावर है माइनस N इंटू P डैश, राइट। ये E हो गया, उसके ऊपर ये पावर है जो कि
माइनस एन इंटू पी, और ये ऊपर ऐसे लिटा होता है ना, इसको डैश बोलते हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे, तो ई का पावर है माइनस एन इंटू पी डैश, सिंपल। और ये तो मैं आपको बता ही चुका, एन इंटू पी डैश, और उसका पावर क्या है, डी है। एन इंटू पी डैश और उसका पावर क्या है, डी है, सिंपल। और ये डी और ऐसे निशानी है ना, डी और ऐसे, इसको फ्रैक्शन बोलते हो, तो डी फ्रैक्शंस हो जाएगा। और ये तो काफी आसान है। एन इंटू पी डैश कैसे मिलेगा आपको, तो एन इंटू पी डैश कर दोगे तो आपको एन इंटू पी डैश मिल जाएगा। वैसे तो ये कोई समझने वाला नहीं था, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला के, इसीलिए आपको मैंने बता भी दिया। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। बाकी जो कर्व वाला सम है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट देखिए वो जो ओसी कर्व वाला सम है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा सिलेबस में तो कहा है, बट हम इसको सीखेंगे जरूर। ओसी कर्व जो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर मिस क्यों करवा दिया है, बुक में दिया है बट वहाँ नोट, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था ना, याद कीजिए, वहाँ क्लियरली मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर नोट देकर कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो ओसी कर्व का सम। सिंपल आपको सीखने के व्यू पॉइंट से दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम नहीं सीखेंगे, सीखेंगे, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं भी। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम उसको स्किप कर दें, ठीक। तो ये फॉर्मूलास याद कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी नीचे वाली जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। एंड थियरी देखिए 3 मार्क्स की तो आ ही रही है। कैसे सर आप कह रहे हो 3 मार्क्स की, तो प्रीवियस ईयर 2025 का जो पेपर है उसका आप उसको उठा कर देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ छोटी थियरी तो आपको पूछी गई है 3 मार्क्स में। वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी थियरी आई थी, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और यहाँ फिलहाल ये पूरी जो थियरी के व्यू पॉइंट से है, यूनिट को मैंने कवर करवाया है, डेट्स इनफ है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से कुछ आएगा, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास से हम सीधे सम्स आपके कैलकुलेट करेंगे, तो आई होप कि आपको भी उसमें बहुत मजा आएगा। पहले तो ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी स्टूडेंटों का कमेंट होना चाहिए, उसके बेस पर ही मुझे सम कैलकुलेट करवाने में मजा आएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम्स के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।